हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू थ्री वर्टिकल डॉट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेब और HTTP प्रोटोकॉल की। इससे पहले हमने एप्लीकेशन लेयर के बारे में जर्नल ओवरव्यू लिया कि एप्लीकेशन लेयर क्या होती है और एप्लीकेशन उस लेयर पे जो आर्किटेक्चर्स हैं वो किस किस किस्म के होते हैं और उनमें क्या फ़र्क होता है। आज की वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और वेब के बारे में और अपना पहला प्रोटोकॉल जो एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो ओवरव्यू वेब और HTTP का। वेब बेसिकली इंटरनेट जो है वो 1990s तक जो इंटरनेट था वो इस्तेमाल हो रहा था ज़्यादा एकेडमिक्स पर्पसेस के लिए, कि जिसमें सिंपली फ़ाइल्स को अपलोड करना, ईमेल्स यूज़ करना और इस तरह की चीज़ें जितनी इसका कमर्शियल यूज़ अभी नहीं आया था। 1994 में टिम बर्नर्स-ली ने जब वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से एक एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस करवाया, उसके बाद से लोगों को अंदाज़ा हुआ कि ये कितने जो है वो यूज़फुल चीज़ है और इसके वो इस्तेमाल में जो है वो एकदम राइज़ आया और एक इसकी एलिवेशन देखने में आई। जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा जो है वो इसको सक्सेसफुल बनाया था वेब को, वो बेसिकली इसका ऑन डिमांड जो था डिलीवरी थी कंटेंट की। मिसाल के तौर पे उस टाइम पे अगर आप देखें तो आपके पास अदर मीडियम्स जो थे वो टीवी और रेडियो था, जिस पे आप अपनी मर्ज़ी से अपनी टाइम के मुताबिक चीज़ों को नहीं ज़ाहिर देख सकते थे। एक प्रोग्राम था वो डिस्प्ले कर दिया जाता था और उसकी टाइमिंग थी और आपकी डिमांड को इतना कंसिडर नहीं किया जाता था। लेकिन जो ये था ही कम्प्लीटली ऑन डिमांड। और दूसरी चीज़ जिसने इसको पॉपुलर बनाया वो ये था कि इसमें तकरीबन हर बंदा बड़ी लो कॉस्ट में पब्लिशर बन सकता है। कोई भी अपना कंटेंट जो है वो इंटरनेट पे पब्लिश कर सकता था। यानी ये इतना पावरफुल मीडियम था कि इसने हर बंदे को, हर यूज़र को इतना इनेबल कर दिया कि वो अपनी चीज़ें जो हैं वो शेयर कर सके दुनिया के साथ और पब्लिशर बन सके, पब्लिश कर सके। जबकि आप ट्रेडिशनली देखें तो अगर आपने ये काम करना है तो आपको एक रेडियो स्टेशन या टीवी स्टेशन खोलना पड़ता था, जिसके लिए अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट चाहिए थी और उसके बाद जाके फिर आप पब्लिशर बनते थे। जबकि इंटरनेट में आपने सिंपल एक इंटरनेट कनेक्शन और आपको जो है वो एक ब्राउज़र चाहिए ऑब्वियसली मशीन के अलावा, तो आप बस ये चाहिए और आप पब्लिशर बन जाते हैं। आजकल के अगर करंट सिनेरियो में देखें तो आप को यूट्यूब पे बेशुमार चैनल मिलते हैं। यहाँ पे आपको आम लोग जो हैं वो अपना नॉलेज शेयर कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं लोगों के साथ और पब्लिशर्स हैं। एनीवेज़ इसकी जो पॉपुलैरिटी थी, तीन उसकी जो बुनियादी रीजंस थी। एक इसका ऑन डिमांड होना, दूसरा लो कॉस्ट, जिसके जो कॉस्ट पब्लिशिंग की कोई इतनी ख़ास इस पर नहीं आती थी। तीसरा इसका जो ग्राफिकल जो इंटरफेस था वो लोगों को बहुत उसने अट्रैक्ट किया। तो उस टाइम पे इसको किलर एप्लीकेशन कहा गया वर्ल्ड वाइड वेब को और बड़ा पॉपुलर हो गया। HTTP जो था वो बेसिकली एक हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है जो इस वेब का अंडरलाइंग प्रोटोकॉल है, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जिसके ऊपर ये सारा वेब का एप्लीकेशन बिल्ट अपॉन है और खड़ा है। बुनियादी तौर पे HTTP के दो प्रोग्राम्स होते हैं। ये दो प्रोग्राम से इम्प्लीमेंट होता है। एक को क्लाइंट प्रोग्राम कहते हैं, दूसरे को सर्वर प्रोग्राम कहते हैं। और इसमें बुनियादी तौर पे मैसेजेस एक्सचेंज करके क्लाइंट और सर्वर आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। इसमें जो बेसिकली वेब पेज है वो एक आपका जो पेज है जिसके थ्रू आप आगे जो है वो कम्युनिकेशन करते हैं। बाय द वे मैं ये बताता चलूँ कि आपकी जो क्लाइंट प्रोग्राम है जो HTTP का, वो बेसिकली आपका ब्राउज़र होता है और सर्वर प्रोग्राम जो है वो आपका वेब सर्वर होता है। जिस तरह आपका अपाची है और आपका जो माइक्रोसॉफ्ट का IIS एक सर्वर है, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर, ये वेब सर्वर्स हैं और ये सर्वर साइड पे इम्प्लीमेंट होते हैं। तो HTTP के बेसिकली दो इम्प्लीमेंटेशंस होंगी, एक क्लाइंट साइड पे और एक सर्वर साइड पे।
अच्छा जी, जो वेब पेज है बेसिकली ये मुश्तमिल होता है ऑब्जेक्ट्स पर। ऑब्जेक्ट आपकी जो हैं वो हो सकती हैं HTML की फ़ाइल हो सकती है, कोई इमेजेस हो सकते हैं, जावा के एप्लेट्स हो सकते हैं, ऑडियो फाइल हो सकती है। ये आपकी वो सारी जो चीज़ें हैं एक वेब पेज पे जो डिस्प्ले हो रही होती हैं उनको ऑब्जेक्ट कहते हैं। अच्छा जी, वेब पेज के ऊपर बेसिकली आपकी एक बेस HTML फ़ाइल होती है, या इसको इंडेक्स फ़ाइल कहते हैं, जिसके थ्रू आप बाकी चीज़ों को एक्सेस करते हैं। उस बेस फाइल के ऊपर रेफरेंस दिए होते हैं, एड्रेसेस दिए होते हैं उन ऑब्जेक्ट्स के जो आपने उस पेज पे पाई जा रही हैं। तो इस एड्रेस को जो है URL के ज़रिए जो है वो उसका हर ऑब्जेक्ट का अलग से जो है वो एड्रेस बनाया जा सकता है। नीचे एक एग्जांपल में एक URL दिया गया है। इसमें URL के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं। एक पहला पार्ट आप इसका होस्ट नेम होता है और दूसरा इसका पाथ नेम होता है। मिसाल के तौर पे अगर आप इस URL को देख रहे हैं तो इस URL में स्कूल www.sumschool.edu जो है ये आपका होस्ट नेम है। होस्ट नेम से मुराद ये है कि ये उस सर्वर का बेसिकली होस्ट नेम है, और आगे उस सर्वर के ऊपर वो जो एक्चुअल में एक पिक है जो आप एक्सेस करना चाह रहे हैं ये उसका पाथ है, ये पाथ नेम है। तो बेसिकली आपके URL के दो हिस्से होते हैं, एक को होस्ट नेम कहते हैं, दूसरे को पाथ नेम कहते हैं, और इसके थ्रू आप जो है वो अपनी चीज़ों को सर्वर के ऊपर एक्सेस करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट। अच्छा, बेसिकली ये वेब का एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है HTTP, और ये एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। इसमें बेसिकली जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि आपके जो क्लाइंट और सर्वर मॉडल को ये फॉलो करता है। जो क्लाइंट साइड है इसकी नॉर्मली ये ब्राउज़र होता है जो कि चीज़ों को रिक्वेस्ट करता है और फिर रिसीव करता है HTTP प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए, और फिर ब्राउज़र साथ में जो चीज़ें आती हैं उनको फिर डिस्प्ले कर देता है। तो दूसरी साइड इसकी सर्वर साइड है, वेब सर्वर। बेसिकली जो इसकी सर्वर साइड है उसको वेब सर्वर कहते हैं। ये HTTP प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए ऑब्जेक्ट्स भेज रहा होता है जो रिक्वेस्ट की जाती हैं। जो आपके यूज़र को, आपके ब्राउज़र को जो चीज़ें चाहिए होती हैं ये वो रिक्वेस्ट कर रहा होता है। अब बेसिकली आपका सपोज़ ये दो आपके क्लाइंट्स हैं, दो डिफरेंट क्लाइंट पे दो डिफरेंट ब्राउज़र चल रहे हैं, या एक पे आपके PC है जिस पे फायरफॉक्स ब्राउज़र चल रहा है, दूसरा आपका मोबाइल है जिस पे सफारी ब्राउज़र चल रहा है, और ये आपका अपाची सर्वर है या वेब सर्वर है जिसके थ्रू ये कम्युनिकेशन होनी है। एक आपका जो क्लाइंट साइड प्रोग्राम है HTTP का वो आपके क्लाइंट पे चलेगा, और एक जो सर्वर साइड प्रोग्राम है वो सर्वर पे चलेगा। क्लाइंट साइड थ्रू ब्राउज़र, बेसिकली आपका ब्राउज़र वो क्लाइंट होता है और वो इंटरेक्ट करता है, एक रिक्वेस्ट भेजता है HTTP की, और उसके जवाब में उसको HTTP रिस्पॉन्स मिलता है। तो ये प्रोटोकॉल जो दोनों के दरमियान फॉलो हो रहा होता है उसको HTTP प्रोटोकॉल कहते हैं। इसी तरीके से आप मोबाइल के ज़रिए जो कम्युनिकेशन हो रही होती है या रिक्वेस्ट इसी तरीके से जाती हैं जिस तरीके से आपके डेस्कटॉप पे जा रही होती है। अब बुनियादी तौर पे आपका जो HTTP है ये TCP जो आपका प्रोटोकॉल है वो यूज़ करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर का जो प्रोटोकॉल इसने इस्तेमाल ये करता है वो TCP प्रोटोकॉल है। इसमें जो क्लाइंट है बुनियादी तौर पे ये इनिशिएट करता है एक TCP कनेक्शन, और एक सॉकेट क्रिएट करता है पोर्ट 80 पे, और एक कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को। सर्वर उस रिक्वेस्ट को एनालाइज करता है, एक्सेप्ट करता है, और एक TCP कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है इसके दरमियान, आपके सर्वर और क्लाइंट के दरमियान। फिर आपका जो HTTP मैसेज है जो वो एक्सचेंज होता है क्लाइंट और सर्वर के दरमियान। जो नेक्स्ट स्टेप में है वो आपका HTTP मैसेजेस जो हैं वो एक दूसरे से एक्सचेंज किए जाते हैं, और जो कम्युनिकेशन करनी होती है उन HTTP मैसेजेस के ज़रिए ही की जाती है। और उसके बाद फिर आपका जो एंड पे आपका TCP कनेक्शन है वो क्लोज़ कर दिया जाता है। अब एक चीज़ यहाँ पे नोटवर्दी है, वो ये है कि HTTP इज़ अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल। स्टेटलेस प्रोटोकॉल से मुराद ये है कि HTTP में क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर उस रिक्वेस्ट को एंटरटेन करता है, और सर्वर उन रिक्वेस्ट का रिकॉर्ड नहीं रख रहा होता कि मेरे पास ये रिक्वेस्ट आई है तो ये रिक्वेस्ट क्या थी। तो अगर कुछ सेकंड के वक्फे से
एक ही रिक्वेस्ट 2 दफ़ा भेजी जाए तो सर्वर जो है वो 2 दफ़ा वो रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा, यानी दोनों दफ़ा उस पर काम करेगा वो, क्योंकि उसके पास रिकॉर्ड नहीं होगा कि इससे पहले जो है वो सेम रिक्वेस्ट भेजी जा चुकी है। ऐसी सिचुएशन को स्टेटलेस कहते हैं कि सर्वर कोई इन्फॉर्मेशन मेंटेन नहीं कर रहा पास्ट क्लाइंट रिक्वेस्ट के पिछली रिक्वेस्ट क्या थी क्लाइंट की, इसलिए इसको स्टेटलेस कहते हैं। प्रोटोकॉल जो ऐसे प्रोटोकॉल जो स्टेट को मेंटेन करते हैं वो बेसिकली उनको पास हिस्ट्री मेंटेन करनी पड़ती है, और बेसिकली उनको जो है वो अगर कोई क्रैशेस आ जाते हैं सर्वर या क्लाइंट में तो उनको बेसिकली रिकॉन्सिलिएशन करनी पड़ती है अपनी पूरी हिस्ट्री की कि पीछे इससे क्या हो रहा है। तो काफ़ी कम्प्लेक्स होते हैं वैसे प्रोटोकॉल। तो HTTP इस सेंस में सिंपल प्रोटोकॉल है, इसमें उस तरह से कम्प्लेक्सिटी नहीं है। तो बाकी नेक्स्ट है, अब HTTP के जो कनेक्शंस हैं 2 तरह के कनेक्शंस होते हैं। यही जो अभी थोड़ी देर पहले कनेक्शंस की बात हो रही थी कि इनका TCP का कनेक्शन बनता है। तो जो TCP कनेक्शन है वो बुनियादी तौर पे आपके 2 तरह के कनेक्शन होते हैं HTTP के। एक को नॉन परसिस्टेंट HTTP कहते हैं और दूसरे को परसिस्टेंट HTTP कहते हैं। जो बुनियादी तौर पे आपका नॉन परसिस्टेंट HTTP है, इसका मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट के लिए एक कनेक्शन ही यूज़ होगा, और जैसे ही वो ऑब्जेक्ट रिसीव हो जाएगी कनेक्शन को क्लोज़ कर दिया जाएगा। और अगर आपको अब नई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, आपको एक नई चीज़ खोलनी है, तो उसके लिए नया कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा। यानी हर उस नई ऑब्जेक्ट के लिए एक नया TCP कनेक्शन इस्टेब्लिश किया जाएगा। और अब बेसिकली क्या है कि सपोज़ आप अपने ब्राउज़र पे हैं और आप एक वेब पेज आपने खोला हुआ, उस वेब पेज के ऊपर मुख्तलिफ लिंक्स हैं, आप एक लिंक पे क्लिक करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो क्या होगा कि सबसे पहले एक HTTP की रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर को कि मैं ये लिंक खोलना चाह रहा हूँ। अब वो लिंक से मुराद ये है कि मैं ये स्पेसिफ़िक ऑब्जेक्ट जो है वो खोलना चाह रहा हूँ। सपोज़ वो लिंक जो है वो किसी पिक्चर का लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो कोई पिक्चर खुलेगी। अब वो पिक्चर जो है वो सेव्ड है उस सर्वर के ऊपर। आप बेसिकली रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं कि आपका जो सर्वर है वो आपको एक्सेस दे, वो पिक्चर डिस्प्ले कराए आपके ब्राउज़र के ऊपर। तो सबसे पहले आपकी एक रिक्वेस्ट जाएगी, सर्वर उस रिक्वेस्ट को रिक्वेस्ट किस चीज़ की जाएगी कि एक कनेक्शन बनाया जाए, TCP का एक कनेक्शन बनाया जाए, ताकि उस कनेक्शन के ऊपर ये चीज़ मुझे डिस्प्ले हो सके। तो जैसे ही आपने HTTP की क्लाइंट से की तरफ से ब्राउज़र की तरफ से रिक्वेस्ट गई, एक TCP कनेक्शन बनेगा, आपको वो चीज़ सर्वर भेजेगा। उस थोड़ी देर में हम देखेंगे कि ये मैसेजेस होती मैसेजिंग कैसे है, या ये मैसेजेस का स्ट्रक्चर क्या होता है जो एक्सचेंज हो रहे होते हैं। लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ ये याद रखें कि होगा क्या कि वो TCP कनेक्शन बनेगा, आपको उस TCP कनेक्शन के ऊपर वो ऑब्जेक्ट दे दिया जाएगा वापस, और फिर सर्वर वो कनेक्शन क्लोज़ कर देगा। ये है नॉन परसिस्टेंट केस के लिए। अगर आपने उससे अगला लिंक क्लिक किया है, जैसे ही आपने नेक्स्ट लिंक क्लिक किया है, एक नया सारा प्रोसेस दोबारा से शुरू होगा और आपको जो है वो एक नया कनेक्शन बनेगा। उस कनेक्शन के ऊपर आपकी रिक्वेस्ट जाएगी, उस रिक्वेस्ट के ऊपर आपको वापस जो है वो जो आपकी ऑब्जेक्ट है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी, और फिर कनेक्शन क्लोज़ कर दिया जाएगा। ये है नॉन परसिस्टेंट। अब इसमें क्या है कि आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स अगर डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको मल्टीपल कनेक्शन चाहिए। परसिस्टेंट HTTP थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें यह है कि एक ही कनेक्शन के ऊपर ऑन अ सिंगल कनेक्शन आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो रिसीव कर सकते हैं। मतलब आपको जो है वो बार बार ये जो कनेक्शन वाला स्टेप है ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा जी, अब देखते हैं सबसे पहले कि नॉन परसिस्टेंट जो कनेक्शंस हैं उनके ऊपर HTTP जो है वो किस तरह से काम करता है। तो सपोज़ आपके पास एक URL है, ये वही some-school.edu और some डिपार्टमेंट, और उसका कोई होम पेज आपने खोलना है, उसका जो मेन पेज, इंडेक्स पेज, बेस पेज जो है वो आपने खोलना है। अब उस पेज के ऊपर बुनियादी तौर पे क्या है कि कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है और 10 इमेजेस लिखे हुए हैं, मतलब 10 इमेजेस पड़े हुए हैं उसके ऊपर। कोई एक डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर कुछ टेक्स्ट है और 10 तस्वीरें हैं उसके ऊपर। अब 10 तस्वीरें और टेक्स्ट का मतलब यह है कि ओवरऑल ये कोई 11 ऑब्जेक्ट्स हैं, टोटल 11 ऑब्जेक्ट्स हैं जो आप देखना चाह रहे हैं। जैसे ही आप अपने ब्राउज़र के ऊपर ये टाइप इन करेंगे तो आप क्या चाह रहे हैं कि आपको 11 ऑब्जेक्ट्स डिस्प्ले कर दिए जाएं, वो ऑब्जेक्ट्स जो आपके वेब सर्वर के ऊपर पड़े हुए हैं। तो उसका प्रोसेस कैसे होगा कि सबसे पहले
HTTP जो क्लाइंट है वो इनिशिएट करेगा एक TCP कनेक्शन की रिक्वेस्ट सर्वर को कि भाई सर्वर जो है, मिसाल के तौर पे ये सर्वर है, इस सर्वर को पोर्ट 80 की रिक्वेस्ट, पोर्ट 80 के ऊपर मैं कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। आपका HTTP सर्वर उसके जवाब में, उस रिक्वेस्ट के जवाब में, ये स्टेप 1A है और ये उसका 1B पार्ट है, उसके जवाब में आपका HTTP सर्वर जो है वो जो इंतज़ार कर रहा था उस रिक्वेस्ट का, वो उसको एक्सेप्ट करेगा और क्लाइंट को वापस नोटिफाई कर देगा कि भाई आपकी जो कनेक्शन की रिक्वेस्ट है वो हमने एक्सेप्ट कर ली है, आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश किया जाता है या ये इस्टेब्लिश हो गया। अगले सेकंड स्टेप में HTTP क्लाइंट एक HTTP रिक्वेस्ट मैसेज भेजेगा। पहले कनेक्शन का मैसेज था, वो कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया, अब आपका एक रिक्वेस्ट मैसेज है जिसमें आप के अंदर एक वो URL है, जो पूरा का पूरा वो जो पाथ है, ये वाला पाथ, ये पूरा URL जो है वो उसमें लिखा गया है और उस सॉकेट के ऊपर सॉकेट 80 के थ्रू ये मैसेज भेज देगा कि जनाब के सब डिपार्टमेंट जो है उसके जो होम इंडेक्स पेज है वो ऑब्जेक्ट मुझे चाहिए, मुझे ये वाला ऑब्जेक्ट चाहिए, ये मुझे खोल के दें। ठीक हो गया। अब HTTP क्या करेगा, सर्वर ये रिक्वेस्ट को मैसेज को रिसीव करेगा और एक रिस्पांस मैसेज उसके जवाब में जो है वो देगा और उस रिस्पांस मैसेज के अंदर ही वो ऑब्जेक्ट डाल देगा जो ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट की गई है। अब क्या है कि आपकी टोटल याद रखिएगा कि 11 ऑब्जेक्ट्स हैं। जब 11 ऑब्जेक्ट्स हैं तो अभी सिर्फ पहली ऑब्जेक्ट के लिए रिक्वेस्ट जा रही है। सपोज़ पहली ऑब्जेक्ट जो है वो टेक्स्ट है, ठीक है जी, उस टेक्स्ट के लिए ये कनेक्शन बना है और ये क्या करेगा कि इसके जवाब में वो टेक्स्ट वाली जो आइटम है वो उसके अंदर डाल के अपने रिस्पांस मैसेज के अंदर सॉकेट को दे देगा कि ये भाई वापस भेजो। अच्छा, यहाँ पे आपको सॉकेट को देने के बाद एप्लीकेशन लेयर इजी हो जाएगी। अगला काम ट्रांसपोर्ट लेयर का होता है कि ट्रांसपोर्ट लेयर ने वो काम करना होता है कि इसको ले जाना और फिर वापस लेके आना। तो एप्लीकेशन लेयर यहाँ इजी हो जाएगी कि क्या करेगी कि रिस्पांस मैसेज के अंदर ही वो ऑब्जेक्ट डाल के जो भी ऑब्जेक्ट है ये वापस भेज दी जाएगी। अब अगले स्टेप में जो फोर्थ स्टेप है कि सर्वर जो है ये ऑब्जेक्ट भेजने के बाद कनेक्शन को क्लोज़ कर देगा। क्यों क्लोज़ कर देगा? क्योंकि ये कनेक्शन नॉन परसिस्टेंट कनेक्शन है और ये सिर्फ एक ही आइटम भेज सकता है एक टाइम के ऊपर। अब HTTP क्लाइंट जो है वो उसने रिस्पांस 5वें स्टेप के अंदर रिसीव कर लिया, जिसके अंदर HTML फाइल है जो कि आगे फर्दर उसके अंदर 10 ऑब्जेक्ट्स का रेफरेंस है। अब क्या होगा कि अगली जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारी की सारी ये बार बार ये स्टेप्स रिपीट होंगे और अगली 10 ऑब्जेक्ट्स भी आपके पास आ जाएंगी। यानी सबसे पहले आपके पास वो टेक्स्ट फाइल आई, जिस टेक्स्ट फाइल के अंदर जो HTML आपकी फ़ाइल है जिसके अंदर आगे उन पिक्चर्स का JPEG इमेजेस का जो है रेफरेंस है, और फिर बार बार ये स्टेप परफॉर्म किया जाएगा ताकि वो जो 10 पिक्चर्स हैं वो भी हासिल कर ली जाएं और आपके ब्राउज़र के ऊपर डिस्प्ले कर ली जाएं। अब ये था नॉन परसिस्टेंट कनेक्शन, जिसके अंदर आपको हर ऑब्जेक्ट के लिए एक अलग से नया कनेक्शन इस्टेब्लिश करना पड़ता है और उसको जो है वो एक ऑब्जेक्ट के लिए एक नया कनेक्शन आपको बनाना पड़ता है और आपको वो ऑब्जेक्ट मिलता है, और मल्टीपल आइटम्स के लिए मल्टीपल टाइम्स आपको कनेक्शन भेजना पड़ता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है कि नॉन परसिस्टेंट कनेक्शन के अंदर बुनियादी तौर पे होता क्या है कि एक आपकी सबसे पहले इसकी टाइमिंग समझ लेते हैं कि ये रिस्पांस टाइम कितना होता है, कितना टाइम लग जाता है एक ऑब्जेक्ट के लिए, आपको कितना टाइम लगता है इस पूरे एक ऑब्जेक्ट को सर्वर से क्लाइंट पे लाने के लिए। तो उसके लिए एक टेक्निकल टर्म है RTT, उसको कहते हैं। RTT का मतलब है राउंड ट्रिप टाइम। राउंड ट्रिप टाइम मतलब जाना और वापस आना, ठीक है जी, राउंड ट्रिप इसे ही कहते हैं। टाइम फॉर अ स्मॉल पैकेट टू ट्रैवल फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर एंड बैक, यानी सर्वर पे जाए और वापस आए, इस पे जो टाइम लग रहा है इसको RTT कहते हैं। HTTP का रिस्पांस टाइम ये होता है कि सबसे पहले ज़रा आपने एक ऑब्जेक्ट लेनी है तो सबसे पहले TCP कनेक्शन की रिक्वेस्ट जाएगी तो उसके लिए एक RTT लग गया, यानी यहाँ से रिक्वेस्ट गई सर्वर से, उसका रिस्पांस वापस आया तो एक RTT लग गया। जितना भी वो टाइम है, जितने सेकंड्स हैं, माइक्रो सेकंड्स हैं, इट डज़न्ट मैटर, लेकिन जितना टाइम है ये सबसे पहले तो इस कनेक्शन को बनाने में एक RTT लग गया, एक राउंड ट्रिप टाइम लग गया।
ठीक हो गया। उसके बाद फिर आपका जो एक्चुअल है रिक्वेस्ट जानी है HTTP की किसी ख़ास ऑब्जेक्ट के लिए, वो जाएगी और उसके जवाब में जो आपकी सर्वर वो रिक्वेस्ट रिसीव करेगा, फिर उस फाइल को उठा के उस मैसेज के अंदर डालेगा जो उसने रिस्पांस मैसेज बनाना है। इसको बेसिकली ट्रांसमिशन टाइम कहते हैं कि आपको फ़ाइल की ट्रांसमिशन में जो टाइम लग रहा है थोड़ा सा टाइम वो भी लगेगा। यहाँ देखें कि ये जो टाइम है थोड़ा सा लग रहा है, वो ये लग रहा है कि ये जो फ़ाइल उठा के रखी जा रही है उस मैसेज के अंदर। अब वो डिपेंड करता है, फ़ाइल छोटी है तो जल्दी हो जाएगी, अगर बड़ी है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन ये टाइम इसमें इंक्लूडेड है। और फिर ये इसको वापसी का सफ़र तय करना पड़ेगा। तो नॉन परसिस्टेंट कनेक्शन पे जो है आपका HTTP का, उसका रिस्पांस टाइम बराबर होता है 2 RTTs प्लस फाइल ट्रांसमिशन टाइम। यानी एक RTT तो कनेक्शन के लिए, TCP के कनेक्शन के लिए, दूसरा RTT एक्चुअली उसकी फाइल को लाने के लिए, और तीसरा उस फाइल की थोड़ी सी जो ट्रांसमिशन होनी है सर्वर से उस मैसेज के अंदर आने में, और उसके लिए जो आपको टाइम लगना है। तो ये टोटल बेसिकली आपका जितना रिस्पांस टाइम है नॉन परसिस्टेंट कनेक्शन के लिए। अब बेसिकली इस नॉन परसिस्टेंट HTTP में होता ही है कि आपका जो कनेक्शन बन रहा होता है, ये कनेक्शन बेसिकली TCP कनेक्शन होता है। कनेक्शन TCP बेसिकली आपको पता है कि जो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, यानी इसके लिए कनेक्शन को मेंटेन करके रखना पड़ता है अगर इस पर ट्रांसमिशन करनी हो तो। लेटर ऑन हम देखेंगे कि TCP के अलावा क्या ऑप्शंस हमारे पास होती हैं कनेक्शन की। फ़िलहाल नॉन परसिस्टेंट HTTP में इतना जो है वो आपका टाइम लग जाता है, रिस्पांस टाइम। अब हम चलते हैं अपने परसिस्टेंट की तरफ। परसिस्टेंट HTTP, अब उस पर जाने से पहले थोड़े से इश्यूज़ देख लें कि आपको क्या इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं। सपोज़ आपकी 10 आइटम्स हैं, तो हर आइटम के लिए आपको 2 RTTs, 2 राउंड ट्रिप टाइम्स लगेंगे। और इससे क्या होगा कि आपका जो मतलब 10 आइटम्स हैं, और कनेक्शन का जो अलग से आप कनेक्शन बनाने के लिए एक RTT ज़ाया कर रहे हो, वो उससे बचा जा सकता है अगर आप एक ही कनेक्शन के ऊपर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स जो अपने पास वो डाउनलोड कर लेते हो। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का ओवरहेड थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि ज़रा हर TCP कनेक्शन नया कनेक्शन है, हर TCP का वो आपने ख्याल रखना होता है बेसिकली कि ये चल रहा है नहीं चल रहा, उसको कनेक्शन की जो है वो क्या हालत है। प्लस ये है कि आप एक चीज़ कहलाती है जिसको पैरेललिज्म कहते हैं, अगली उसमें बात होगी भी। अब आपको हर आइटम के लिए एक नया कनेक्शन चाहिए अगर आप नॉन परसिस्टेंट HTTP यूज़ कर रहे हैं, तो टोटल आपने कितने कनेक्शन खोल सकते हैं एक टाइम के ऊपर, ये भी एक चीज़ है। मिसाल के तौर पे कुछ ब्राउज़र्स में लिमिट होती है 5 की, कुछ में 10 की होती है। यानी आपने एक जैसे ही एक टाइम के ऊपर आप 5 नॉन परसिस्टेंट कनेक्शंस डिफरेंट खोल सकते हो, और हर कनेक्शन क्या हो रहा होगा, एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट को ला रहा होगा। यानी थोड़ा पैरेललिज्म इसमें आ जाता है, जिससे चीज़ें थोड़ी तेज़ हो जाती हैं। लेकिन जितनी ज़्यादा ज़ाहिर है आप रिक्वेस्ट अलाउ करोगे, उतना ज़्यादा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का ओवरहेड जो है वो बढ़ जाएगा, उसको कनेक्शंस की मैनेजमेंट और उनकी सारी चीज़ें करने में। तो इसमें प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई आपने कर लिया होगा, उम्मीद है, जैसे ही हम इसको पढ़ रहे थे। तो इसके जवाब में परसिस्टेंट आपके पास HTTP एक दूसरा कनेक्शन टाइप है, जिसमें क्या होता है कि सर्वर जो है वो कनेक्शन क्लोज़ नहीं करता। आपने पीछे देखा था कि सर्वर हमेशा कनेक्शन क्लोज़ कर रहा होता है, और हर ऑब्जेक्ट भेजने के बाद वो कनेक्शन क्लोज़ कर रहा था। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो सर्वर है वो कनेक्शन को ओपन रखता है सेंडिंग रिस्पांस, जब रिस्पांस भेज रहा होता है। और जितने भी मैसेज आ रहे होते हैं HTTP के उस क्लाइंट से, स्पेसिफिक क्लाइंट से, वो एक ही कनेक्शन के ऊपर, उसी ओपन कनेक्शन के ऊपर आ भी रहे होते हैं और जा भी रहे होते हैं। तो उस कनेक्शन आपके पास अवेलेबल होता है। जैसे ही क्लाइंट की रिक्वेस्ट मिलती है, उसी कनेक्शन के ऊपर जो सर्वर है उसका रिस्पांस जो है वो वापस भेजता रहता है। अब इसमें रिस्पांस टाइम देखें तो टोटल रिस्पांस टाइम जो है ना वो कम से कम 1 RTT, यानी जितना राउंड ट्रिप टाइम है वो लगेगा आपके लिए। और जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारी की सारी, यानी कनेक्शन आपका बन गया, वो एक दफ़ा आपने कनेक्शन बना के रख लिया, उसके बाद 10 आइटम्स हैं, 100 आइटम्स हैं, 1000 आइटम्स हैं,
सॉरी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सारी की सारी जो हैं वो उसी कनेक्शन के ऊपर बैक एंड फोर्थ आपके पास आती जा रही हैं। तो कम राउंड ट्रिप टाइम लग रहा होता है परसिस्टेंट के अंदर। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि HTTP का बेसिकली जो मैसेज का क्या फॉर्मेट होता है, कि आपका HTTP मैसेज होता कैसा है और किस तरीके से उसमें होता क्या क्या है और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपने रिक्वेस्ट की होती हैं और उसकी कितनी डिफरेंट टाइप्स हैं और वो टाइप्स आगे फर्दर क्या है। तो आपके बेसिकली जो HTTP मैसेज है बेसिकली ये 2 टाइप्स का होता है। पहली टाइप आपका जो है वो HTTP रिक्वेस्ट मैसेज कहलाती है और दूसरी टाइप आपकी रिस्पांस है, यानी जो सर्वर से आना है वो रिस्पांस है और जो क्लाइंट से जाना है वो रिक्वेस्ट है। अच्छा, HTTP का जो रिक्वेस्ट मैसेज है वो आस्की फॉर्मेट में है, यानी ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में है। इसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। आपको अगर इन चीज़ों का टेक्निकली पता है तो आप इसको अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। अब बेसिकली जो आपका ये जो सारे का सारा बेसिकली आपका एक रिक्वेस्ट मैसेज है। रिक्वेस्ट मैसेज के बेसिकली 2 इसके पार्ट्स होते हैं। पहली लाइन जो इसकी होती है उसको हम रिक्वेस्ट लाइन कहते हैं और जो नीचे होती हैं इनको हम हेडर लाइंस कहते हैं। रिक्वेस्ट लाइन की अगर हम बात करें तो रिक्वेस्ट लाइन में बेसिकली आपके पास सबसे पहले जो है वो 3 इसकी फील्ड्स होती हैं। एक को मेथड फील्ड कहते हैं, दूसरे को URL फील्ड कहते हैं और तीसरे को वर्जन फील्ड कहते हैं। यानी इस रिक्वेस्ट लाइन के अंदर बेसिकली 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। एक पहला मेथड, दूसरा उसका URL और तीसरा वर्जन बेसिकली HTTP का वर्जन, उस प्रोटोकॉल का कौन सा वर्जन है ये वो वर्जन लिखा जाता है। तो अगर इस आप रिक्वेस्ट लाइन को गौर से देखें तो इसमें मेथड आपका एक गेट है और URL आपका सेम वही URL है जिस पे आप चीज़ें लाना चाह रहे हैं और वर्जन आपका 1.1 है। तो ये आपकी बेसिकली रिक्वेस्ट लाइन है। अब रिक्वेस्ट लाइन में जो मेथड है, मेथड की बुनियादी तौर पे डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एक मेथड गेट मेथड है, एक पोस्ट मेथड है, एक हेड मेथड है, एक पुट है, एक डिलीट है। ये डिफरेंट मेथड्स हैं और ये डिफरेंट काम ये करते हैं, डिफरेंट सिनेरियोज़ में ये काम आते हैं। मिसाल के तौर पे जब आपने कोई क्लाइंट से रिक्वेस्ट जानी है सर्वर के पास तो गेट का मेथड यूज़ किया जाएगा। अच्छा जी, वो अगर सर्वर वापस भेज रहा है तो वो पोस्ट का मेथड यूज़ कर रहा है। इसी तरह कोई चीज़ डिलीट करनी है तो डिलीट का मेथड इस्तेमाल किया जाएगा। तो डिफरेंट मेथड्स हैं, आगे चल के हम देखेंगे कि वो मेथड्स कैसे एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और किन सिचुएशन में कौन सा मेथड जो है वो काम आता है। अच्छा जी, ये आपकी जो रिक्वेस्ट लाइन है, रिक्वेस्ट लाइन के बाद आपका जो एंटर रिटर्न करैक्टर है और फिर आपका न्यू लाइन फीड करैक्टर है, उसके बाद आपकी हेडर लाइन स्टार्ट हो जाती हैं। ये सारी की सारी जो हैं ये हेडर लाइन्स है। और जो हेडर लाइन्स हैं उनमें बुनियादी तौर पे जो डिटेल्स हैं वो दी जाती हैं, वो बताई जाती हैं। अब हेडर लाइन्स क्यों ज़रूरी हैं, सबसे पहले तो ये देख लें। जब आपका TCP का कनेक्शन बन जाता है तो हर चीज़ तो तय हो जाती है। आगे चल के हम जब ट्रांसपोर्ट लेयर पे जाएंगे तो हम देखेंगे कि TCP कनेक्शन में ये सारी चीज़ें तय हो जाती हैं। तो फिर हेडर लाइंस का होना क्यों ज़रूरी है, तो ये तब ही मैं आपको बताऊंगा कि हेडर लाइंस क्यों ज़रूरी होती हैं आपके HTTP के अंदर। आपका हेडर लाइन में सबसे पहले आपका होस्ट क्या है, किस होस्ट क्या उस होस्ट का जो है वो URL है, वो उस होस्ट का नाम सबसे पहले लिखा जाता है। फिर क्लाइंट जो आप यूज़र एजेंट क्या है, क्लाइंट जो ब्राउज़र यूज़ कर रहा है वो ब्राउज़र कौन सा है, उसका वर्जन क्या है, उसकी डिटेल लिखी जाती है। अच्छा जी, ये क्या एक्सेप्ट कर सकता है, ये टेक्स्ट एक्सेप्ट कर सकता है, HTML एक्सेप्ट कर सकता है, यानी क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, सर्वर क्या भेजे आपको, मतलब आप जो चीज़ क्या क्या ले सकते हो, टेक्स्ट ले सकते हो, HTML ले सकते हो, कोई एप्लीकेशन है वो ले सकते हैं, और XHTML XML वगैरह वगैरह ये चीज़ें एक्सेप्ट की जाती हैं। फिर लैंग्वेज कौन सी एक्सेप्टेड है, लैंग्वेज इंग्लिश US एक्सेप्टेड है वगैरह वगैरह। इनकोडिंग कौन सी है और कैरेक्टर सेट कौन सा है इसका, इस इनकोडिंग का।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें तय की जाती हैं। आगे दो चीज़ें हैं, एक कीप अलाइव है और एक कनेक्शन है। ये बेसिकली तय करते चीज़ है कि ये कनेक्शन जो है ये की टाइप क्या है, ये परसिस्टेंट है या नॉन परसिस्टेंट। कीप अलाइव का मतलब है कि ये इसको ज़िंदा रखना है, इसको क्लोज़ नहीं करना, और दूसरा क्लोज़ होता है जिसका मतलब ये है कि इसको क्लोज़ कर देना है। अगर ये कनेक्शन की टाइप क्लोज़ होगी तो इसका ये मतलब है कि ये नॉन परसिस्टेंट कनेक्शन की रिक्वेस्ट की जा रही है, यानी मुझे चीज़ भेजो और कनेक्शन को क्लोज़ कर दो। और अगर ये कीप अलाइव है तो इसका मतलब ये है कि ये परसिस्टेंट कनेक्शन है, कनेक्शन बंद नहीं करना और चीज़ें इसी कनेक्शन के ऊपर वापस बेचते रहना है। अब ये बेसिकली ब्राउज़र की सेटिंग है। हर ब्राउज़र अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ आता है। कुछ परसिस्टेंट कनेक्शन की सेटिंग रखते हैं, कुछ नॉन परसिस्टेंट की, और फिर लिमिट, अगर नॉन परसिस्टेंट है तो कितनी रिक्वेस्ट एक टाइम पे भेजी जा सकती हैं। ये सारी की सारी ब्राउज़र्स की सेटिंग होती हैं और ये इनको चेंज भी किया जा सकता है। अब ये हमने एक एग्जांपल देख ली, जो पीछे हमने एक ऑब्जेक्ट 11 बेसिकली ऑब्जेक्ट का चीज़ें मंगवाई थी। ये उसमें बेसिकली उसका जो रिक्वेस्ट मैसेज है HTTP का वो इस तरह का होगा। अब जनरली हम इसका फॉर्मेट अगर देखें, आपके जो HTTP रिक्वेस्ट मैसेज होता है तो उसका जर्नल फॉर्मेट इस तरह का होता है। सबसे पहले आपकी जो है वो एक रिक्वेस्ट लाइन है और उसके बाद फिर आपकी ये इससे नीचे सारी हेडर लाइन है। एक चीज़ जो हेडर लाइन के बाद है वो है बॉडी। ये बॉडी बेसिकली, अब चले मैं शुरू में बता देता हूँ, ये बॉडी बेसिकली जब आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो इस बॉडी का इतना कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन जैसे ही इसका रिस्पांस आएगा तो आपका सर्वर जो है इसी बॉडी के अंदर आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो डाल के आपको भेजेगा। यानी ये जाते हुए रिक्वेस्ट मैसेज में तो इसका कोई इतना ख़ास काम नहीं है, लेकिन जब ये इसका रिस्पांस आ रहा होगा तो इसी बॉडी के अंदर सर्वर आपका ऑब्जेक्ट डाल देगा। वो जो ट्रांसमिशन टाइम था फाइल का, कि वो फाइल उठा के वो ऑब्जेक्ट उठा के यहाँ पे रख देगा और वो आपको वापस भेज देगा। ये देख लें, इसमें रिक्वेस्ट लाइन के अंदर 3 चीज़ें हैं, मेथड है, URL है, वर्जन है, हेडर फील्ड का नेम है, वैल्यू है, और वो डिफरेंट फील्ड्स होती हैं। आपको जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने देखा कि कौन कौन सी फील्ड्स होती हैं। और मेथड आपका पहले भी मैंने जिक्र किया, डिफरेंट टाइप का होता है। गेट मेथड है, पुट मेथड है, डिलीट है, पोस्ट है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये बेसिकली आपके रिक्वेस्ट मैसेज का स्ट्रक्चर है, जर्नल स्ट्रक्चर। अब अगर हम इसको देखें डिफरेंट मेथड्स को, तो आपकी जो पोस्ट मेथड पे आने से पहले, हाँ जी, गेट मेथड तो हमने देख लिया। उसके रिस्पांस में बेसिकली आपको जो है वो पोस्ट मेथड मिलता है। वेब पेज ऑफन इंक्लूड्स फॉर्म इनपुट्स, वो जो इनपुट्स वगैरह हैं फॉर्म की, वो जब आप डाल रहे हों तो आप पोस्ट का मेथड यूज़ करते हो। जब आपने बेसिकली इनपुट्स यूज़ करनी हो, कोई चीज़ एज ए इनपुट देनी हो, तो फिर पोस्ट का मेथड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है और उन इनपुट्स को बेसिकली बॉडी में रखा जाता है। थोड़ा सा ये मेथड अगर यहाँ पे आपका गेट है तो ये बॉडी तो एम्प्टी रहेगी, लेकिन अगर आपका मेथड जो है वो पोस्ट है तो इसमें कोई बॉडी के अंदर कोई ना कोई आपने एक्स्ट्रा जो टेक्स्ट है वो ऐड करना है। इसकी मिसाल मैं आपको अगर दूं तो गूगल पे जब आप कोई चीज़ सर्च कर रहे होते हो तो आप बेसिकली क्या कर रहे होते हो कि आप मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे होते हो। किस बेस पे? आपके कीवर्ड की बेस पे जो गूगल में आपने देना है, वो कीवर्ड बेसिकली इस बॉडी में जाता है। वो पोस्ट का मेथड इस्तेमाल होता है, यानी पोस्ट मेथड इस्तेमाल होता है और यहाँ पे आप अपना वो कीवर्ड दे देते हो। वो कीवर्ड फिर गूगल का जो पीछे इंजन है वो पूरा का पूरा उस कीवर्ड की बेस पे जितने मैचिंग रिजल्ट्स होते हैं वो सारी की सारी आइटम्स आपको वापस दे देता है और आप ब्राउज़र पे वो देख लेते हो। ठीक हो गया। तो ये पोस्ट का मेथड में आप बॉडी के अंदर कोई टेक्स्ट वगैरह इंक्लूड करते हो। इसके बाद आपके पास एक URL मेथड है। ये URL मेथड जो है वो क्या करता है कि ये गेट मेथड इस्तेमाल करता है और गेट मेथड में बेसिकली वो क्या करता है कि आप जो आपका जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट जो है वो URL के साथ ही डाल दिया जाता है। यानी
ये जो URL है इसी के साथ वो जो रिक्वायर्ड टेक्स्ट है वो डाल दिया जाता है। यानी टिपिकली आपके पास दो मेथड हैं जो है वो इनपुट देने के। दो तरह से इनपुट की जा सकती है। एक ये कि आप पोस्ट मेथड यूज़ करो और बॉडी के अंदर आप अपना जो टेक्स्ट है वो डाल दो, और दूसरा ये है कि आप URL मेथड ये है कि आप गेट का मेथड यूज़ करो और साथ URL के अंदर वो टर्म डाल दो जो आपने सर्च करनी है। ठीक है, ये मंकी एंड बनाना ये देख रहे हैं आपके, आपने URL के अंदर ही जो है वो अपना वो इनपुट जो है वो डाल दिए, जो इनपुट आप चाह रहे हैं देखना। अच्छा जी, तो अब मेथड की जो टाइप्स हैं वो डिफरेंट हैं डिफरेंट वर्जन्स के लिए। HTTP का जो 1.0 वर्जन है उसके अंदर आपके पास गेट मेथड है, पोस्ट मेथड है और हेड मेथड है, जबकि जो आपका HTTP का वर्जन 1.1 है इसके अंदर आपका गेट, पोस्ट, हेड और पुट मेथड है। तो हेड जो है वो आस्क सर्वर टू लीव रिक्वेस्टेड ऑब्जेक्ट आउट ऑफ रिस्पांस, और जो पुट मेथड है अपलोड फाइल इन एंटिटी बॉडी टू पाथ स्पेसिफाइड इन URL फील्ड। यानी कोई चीज़ आपने पुट करनी है सर्वर के ऊपर, को फाइल रखनी है, नई फाइल रखनी है, तो ये पुट का मेथड इस्तेमाल किया जाता है। और डिलीट बेसिकली जो है वो उसी फ़ाइल को किसी ख़ास लोकेशन के ऊपर जो फ़ाइल पड़ी है उसको अगर डिलीट करना हो तो डिलीट का मेथड बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है। ये अगर इन दोनों वर्जन्स को देखें तो जो 1.1 वर्जन है ये ज़्यादा इंटरेक्टिव और ज़्यादा एम्पावरिंग है। इसमें पुट और डिलीट के फंक्शन जो है वो एक्स्ट्रा हैं, जबकि 1.0 वर्जन के अंदर आपके पास पुट और डिलीट के फंक्शंस अवेलेबल नहीं थे। अब HTTP का जो रिस्पांस मैसेज होता है, जो सर्वर जो चीज़ रिस्पांस कर रहा होता है वो बेसिकली वो किस टाइप का होता है, उसकी वो किस तरह का होता है और इसकी आगे फर्दर किस तरह की टाइप्स होती हैं। जब हम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं तो पहली लाइन क्या कहलाती थी, रिक्वेस्ट लाइन, लेकिन जब रिस्पांस हो रहा होता है तो इसको स्टेटस लाइन कहा जाता है। स्टेटस लाइन के अंदर बेसिकली आपकी तीन चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं, दो चीज़ें बेसिकली रफली यूज़ हो रही होती हैं। एक आपका जो है वो वर्जन, और दूसरा आपका क्या कहते हैं एक कोड। अब ये कोड डिफरेंट कोड्स हैं, 200 का क्या मतलब है और इसके अलावा क्या कोड्स होते हैं ये थोड़ी देर में हम देखेंगे। इसके बाद इसके साथ ही डेट टाइम वगैरह, क्या डेट थी, क्या टाइम था एक्सेस का जिस टाइम ये वापस भेजा जा रहा है, सर्वर कौन सा था, उस सर्वर की टाइप्स, और लास्ट मॉडिफाइड हम थोड़ी देर कुछ टाइम के बाद जब हम DNS वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें मैं इसको डिटेल से डिस्कस करूँगा लास्ट मॉडिफाइड क्या होता है। बस आप ये समझ लें कि जो आखिरी अपडेट उस वेब पेज के अंदर आखिरी चेंज कब की गई थी, मतलब मैंने आज एक्सेस किया तो क्या ये इसका मतलब स्टेटस क्या है, अपडेटेड पेज है, पुराना पेज है वगैरह वगैरह। ये कैशिंग वगैरह में ये चीज़ डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। ई टैग है, एक्सेप्ट रेंजेस है, कंटेंट की लेंथ क्या है, ये जो चीज़ आप एक्सेस कर रहे हैं इसकी बेसिकली लेंथ क्या है, कीप अलाइव है, कनेक्शन की टाइप कीप अलाइव है, टाइम आउट कितना है, और कंटेंट की टाइप क्या है, टेक्स्ट है, HTML है, एट्सट्रा एट्सट्रा, और फिर आपका डाटा। ये बॉडी के अंदर वो डाटा डाल दिया जाता है। डाटा डाल दिया जाता है मतलब क्या, ये वो एक्चुअली वो ऑब्जेक्ट डाल दी जाती है। कोई HTML की फ़ाइल है तो वो डाल दी जाएगी, अगर कोई JPEG इमेज है तो वो इस बॉडी के अंदर डाल दिया जाएगा। तो ये आपका बेसिकली रिस्पांस मैसेज इस तरीके का होता है। अब मैंने थोड़ी देर पहले कोड्स की बात की कि कोड इस्तेमाल होते हैं, स्टेटस लाइन के अंदर अपीयर होते हैं, और डिफरेंट तरह के कोड्स होते हैं। हर कोड का एक अलग ऐसे मतलब होता है। 200 का कोड हमने देखा था कि ये है 200 का कोड का मतलब होता है कि ओके, मतलब रिक्वेस्ट जो आपने की थी वो सक्सीड हो गई है, और इसमें जो आपने आइटम रिक्वेस्ट की थी वो हम बॉडी के अंदर डाल के भेज रहे हैं। ये 200 का मतलब है। यानी स्टेटस लाइन से ही हमें पता चल जाता है कि चीज़ हमें जो रिक्वेस्ट थी वो मसूल हुई या नहीं हुई। 301 एक कोड है जो वैसे तो बेशुमार कोड्स हैं, ये कुछ सैम्पल्स हैं जो मशहूर कोड्स हैं वो लिखे गए हैं, वैसे बेशुमार कोड्स हैं और हर कोड का अपना मतलब है। 301 का मतलब है कि जो आप चीज़ रिक्वेस्ट कर रहे हैं ये यहाँ पे नहीं है, इसकी लोकेशन चेंज हो गई है और ये परमानेंटली उठा के कहीं और मूव कर दी गई है। 400 का मतलब होता है बैड रिक्वेस्ट,
कि जो आपने रिक्वेस्ट भेजी है वो मैं समझ नहीं पा रहा कि आप क्या चीज़ देना चाह रहे हो। ये बहुत मशहूर है नॉट फाउंड वाला 404। ये अक्सर आपने देखा होगा जब सर्वर के ऊपर वो चीज़ ना हो, वो वेबसाइट एग्जिस्ट ही ना करती हो, या वो किसी वेबसाइट का स्पेसिफिक सेक्शन एग्जिस्ट ना करता हो, तो अक्सर ये आपको मैसेज आता है नॉट फाउंड का। और 505 का मतलब ये है कि आप HTTP का जो वर्जन यूज़ कर रहे हो वो हम सपोर्ट नहीं करते, सर्वर वो सपोर्ट नहीं करता, वो कोई और वर्जन यूज़ कर रहा है, आप कोई और वर्जन यूज़ कर रहे हो। तो इस तरह की बेसिकली आपकी डिफरेंट जो हैं वो मैसेजेस होते हैं। अब ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है, ये इस एक्सरसाइज को आप फ़िलहाल इग्नोर कर दें, क्योंकि हम जो अपनी पहली लैब करेंगे वो वायरशॉक बेस्ड लैब होगी। उसी लैब के अंदर हम ये HTTP के मैसेजेस जो है वो कैप्चर करना सीखेंगे और देखेंगे कि HTTP का मैसेज एक्चुअली होता कैसे है। तो इसको हम ट्राई आउट करेंगे, तो अभी फ़िलहाल ट्राई आउट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको जो है वो वीडियो पसंद आई है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो काइंडली जो है वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।